राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर देश के हालातों पर केंद्र सरकार की नजर है। पीएम मोदी पल पल के हालातों पर खुद नजर रखे हुए हैं। आज राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने जंग के हालातों को लेकर राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका इजरायल के ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह हमें मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है, ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वहीं एक दिन पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधन दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे संकट के समय में गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। पीएम गरीब अन्य कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे, राज्य सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करे। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। जहां से शिकायतें आती हैं वहां कार्रवाई कीजिए। संकट कितना भी बड़ा है, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हमें हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय में जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे। वहीं जंग के हालातों के बीच हरियाणा में भी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। नागरिक आश्वस्त रहें। इसके साथ ही सरकार ने हरियाणा में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी शिकंजा कसा है। प्रदेश में अब तक 8 एफआईआर और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाकर 50% तक करने के आदेश जारी किए हैं। 23 मार्च 2026 से लागू इस फैसले के तहत पहले की तुलना में अतिरिक्त 20% एलपीजी आवंटन दिया जाएगा। सभी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को एलपीजी लेने के लिए ओएमसीएस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को पीएनजी यानी पाइप्ड गैस के लिए भी आवेदन करना होगा। नियमों का सख्ती से पालन और निगरानी की जाएगी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल कि क्या संकट के दौर में सियासत जरूरी है? अफवाहों को तूल दे रहा विपक्ष, कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं? तो ऐसे कई और भी सवाल होंगे जो आज की इस चर्चा के दौरान हम अपने खास मेहमानों के सामने रखेंगे। इस पूरी स्थिति को उनसे समझने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये भाषण दिया गया है उसके क्या मायने निकाले जाएं, वो तमाम सवाल होंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए।
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति, देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी आप क्या करें, देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़ेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान आपने सुना, विपक्ष का वो हमला भी आपने सुना कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ सिलेंडर नहीं, सरेंडर क्राइसिस भी है। यानी एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड वाली, सरेंडर वाली। इसी पूरे विषय को लेकर हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। गगन खरोड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय दुबे जी, मैं आपसे समझूंगी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अभी तो उन्होंने लोकसभा में भी कह दिया, राज्यसभा में भी कह रहे हैं, और राज्य सरकार भी कह रही है कि फिलहाल किल्लत नहीं है, लेकिन कालाबाजारी से बचने की जरूरत है। ये सिचुएशन तो तब क्रिएट होती है ना जब एक पैनिक सिचुएशन हम लगातार देखते हैं ग्राउंड पर। उसके बाद ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चीज से इनकार तो बिल्कुल नहीं किया है कि जो मिडिल ईस्ट में या जो गल्फ कंट्रीज में इस वक्त युद्ध जारी है उसका भारत पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि इंपैक्ट पड़ रहा है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। भारत भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो एक व्यापार है, जो आयात निर्यात की स्थिति है, गैस को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, वो हम बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो खासतौर पे क्रूड का तेजी आई थी वो कल के डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कि हम अभी 5 दिन तक हमले नहीं करेंगे, मार्केट में क्रूड का रेट गिर गया था। ये एक प्रकार की, वैसे ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका चाहता है। और किसी प्रकार से भी जो क्रूड ऑयल के रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं उठे, क्योंकि इससे सारे लोग प्रभावित होंगे, सारे देश प्रभावित होंगे, केवल भारत ही नहीं प्रभावित होगा। और जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, आपकी महंगाई बढ़ेगी, हर स्तर पे आपको जो है महंगाई का सामना करना होगा। खासतौर पे जो अभी बात हो रही है एलपीजी की हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एलपीजी पर बहुत ज्यादा हो गई है, और हमने बाहर से जो इंपोर्ट करने वाला और स्टोरेज वाली जो फैसिलिटी है उसमें हमारे पास स्टोरेज की बहुत क्षमता नहीं है। हम एलपीजी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते।
हमारे पास में जो एलपीजी आती है वो आमतौर पे यूज कर ली जाती है और उसको सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टोरेज के लिए जो हमारे पास क्षमता कम है, इसलिए हमारे साथ ये इशू है। लेकिन सरकार शायद अब इस पे विचार कर रही है और गंभीरता से इस बात पे विचार किया जा रहा है कि एलपीजी के स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जाए कि जब क्राइसिस की समय स्थिति हो तो क्राइसिस में हमारे पास में एडिक्वेट स्टोरेज हो कि हम उससे एलपीजी की क्राइसिस न क्रिएट होने दें। जो बाजार में आज आप देख रहे हैं खासतौर पर सिलेंडर के मामले में, रसोई गैस के, वो एक हद तक ये भी है कि उसको जान के क्राइसिस क्रिएट की जा रही है, जिससे कि एक प्रकार का बाजार में हड़कंप सा मचे और लोग अधिक कीमत दे करके एलपीजी भराने की ओर बढ़े। और सरकार ने इसके लिए निर्देश भी जारी किए कि जो लोग की ग्रीन गैस का इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी को अपना सरेंडर कर दें। एलपीजी के सिलेंडर भी हैं और ग्रीन गैस भी है, तो ग्रीन गैस की सप्लाई में उतना इशू नहीं है हमारे यहाँ पे। हम ग्रीन गैस को अपने यहाँ भी बनाते हैं और कुछ हम बाहर से उसमें लेकर के मिक्स भी करते हैं, तो वो उसकी एडिक्वेट सप्लाईज हैं हमारे पास में। लेकिन ये जो सिलेंडर वाला मामला है, सिलेंडर में अभी हमारे पास में ये स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए अभी ये बहुत मजेदार चीज है, अभी हमारे पास क्राइसिस नहीं है, अभी हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक्स हैं। और अभी जो जिस प्रकार से कि जो दो वेसल्स ट्रेवल करके आए हैं जिनको कि ईरानी हार्बोर स्टेट से निकाला गया है, तो उनमें भी हमारे पास एलपीजी है, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बाजार में देखिए, हमारे पास एक्चुअली हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम किसी छोटी पॉपुलेशन देश नहीं है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और खासतौर पे उस स्थिति में जबकि वॉर सिचुएशन इज कैरिंग ऑन, वॉर सिचुएशन में अभी किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन पॉइंट या किसी प्रकार का ये स्थिति नहीं पैदा हो रही है कि ईरान जिन शर्तों पे अमेरिका के सामने चाहता है कि युद्ध विराम की ओर बढ़े, या जो प्रोमिसेस जो चाहता है उसमें अभी नेगोशिएशन चल रही है और वो बातचीत का थर्ड फ्रंट खुला हुआ है, मतलब पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है। लेकिन ये स्थिति अभी भी, जो अटैक आज भी जो है इजराइल ने ईरान पर अटैक किए हैं और ईरान ने भी इजराइल पे किए हैं, तो अमेरिका ने तो ये बात कही है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में लगातार अभी हथियारों का जो है अटैक्स हो रहा है, मिसाइल चल रही है, और जो है जो भी टारगेट्स है उनको शूट किया जा रहा है। तो ये अभी स्थिति जो बातचीत में दिख रही है आपको, जो डायलॉग कूटनीति के स्तर पे हो रहे हैं, वो अभी बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। खासतौर पे जब ये कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान जो है मेडिएट कर रहा है ईरान के लिए, तो हम पाकिस्तान जैसे देश के बारे में आप क्या समझ सकते हैं? ये आप जानते हैं, जो अपने ही उस पर भरोसे पर नहीं टिकेगा, अब वो क्या मेडिटेट करेगा। बिल्कुल विजय दुबे जी, और देखिए यहाँ पे लगातार हम ये स्थिति देख रहे हैं, चाहे हम इस वक्त हरियाणा की बात कर ले या फिर हम देश की बात कर ले, लगातार जो इस पूरे विषय को लेकर सियासत हो रही है। ठीक है, स्थिति इस वक्त गंभीर है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के लिए है, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त स्थिति गंभीर है। सिर्फ भारत पर ही इसका असर पड़ रहा है, ये दिखाने की जो एक कोशिश की जा रही है, जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिर्फ इसका इम्पैक्ट तो भारत पर पड़ रहा है। भारत में एलपीजी की किल्लत हो गई है, भारत में क्रूड ऑयल की किल्लत हो गई है, ये दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये विपक्ष को सवाल के घेरे में खड़ा करता है। गगन खरोड़ जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि ऊर्जा संकट है, इस वक्त हरियाणा में ऊर्जा संकट है, पूरे देश में ऊर्जा संकट है। इस चीज को लेकर तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि संकट की स्थिति है, लेकिन हमें निपटने की भी जरूरत है। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ ली, हम पूरे भारतवासियों ने मिलकर, तो फिर इस स्थिति से भी हम निपट लेंगे। फिर ये एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि सिर्फ प्रॉब्लम भारत में ही है? अपूर्वा जी, आपको और जो मेरे साथ पैनलिस्ट साथी हैं और जो देश प्रदेश की जनता आपका ये प्रोग्राम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। मैंने अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय दुबे जी, उनकी भी बात सुनी। उससे पहले जो आपने रिपोर्ट दिखाई पूरे प्रोग्राम की, जो घटनाक्रम पीछे हुआ और जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में आके जो अपनी बात रखी, वो सारा मैंने सुना ध्यान से, आपकी भी बातें सुनी और आपके सवाल का भी जवाब देना चाह रहा हूँ। ये पता नहीं, हमारे को समझ नहीं आ रहा कि पिछले 12 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारत के अंदर, आपदा विपदा प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई है, वो चाहे बाढ़ हो, चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, चाहे भूचाल हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे कोरोना हो, चाहे नोटबंदी हो, ये सारे जितने भी हुए, इसके ऊपर विपक्ष के ऊपर क्यों बाढ़ा फोड़ा जाता है? हमारी तो ये समझ से ही कहानी बाहर है। सरकार 12 साल से इनकी है, ये विपक्ष के ऊपर कैसे? आप एक बात और बताओ मेरे को, ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था करी गई है, किस लिए करी गई? कि मान लो देश के अंदर
कोई गंभीर समस्या है तो विपक्ष का क्या कार्य है कि सरकार से उस बारे में उनकी आगे की क्या रणनीति है, उससे कैसे निपटेंगे, ये सवाल अगर जो विपक्ष पूछता है तो इसमें राजनीति कहां से आ गई, हमारे को तो समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ इतनी बात को कह के हर चीज पे मुखौटा डाल देते हैं अपने कि भैया विपक्ष राजनीति कर रहा है। हम राजनीति कहां कर रहे हैं? हम तो सिर्फ आज कल जो घटना घटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 24 दिन से इतनी भयंकर, जिससे पूरा राष्ट्र पूरा विश्व आज जूझ रहा है और सबको पता है कितनी गंभीर समस्या है ये। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 24 दिन बाद इसके ऊपर बोलने के लिए आते हैं संसद में, 24 दिन बाद, वो भी सिर्फ 24 मिनट के लिए। और क्या कह के जाते हैं? पहले तो 24 दिन तक तो सारे मंत्री भारत सरकार के, बीजेपी के और इनके जितने बड़े नेता हैं और जितने बड़े चैनल्स पे इनके स्पोक्स पर्सन है, सारे 24 दिन से, और जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सारे क्या कह रहे थे? भाई कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, भारत की तो कूटनीति काम करगी, हमारे तो सारे झंडे वाले जहाज वहां से निकाल दिए, ईरान के राष्ट्रपति से बात होगी, ईरान ने ये कर दिया, ईरान हमारी कूटनीति काम करगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कल सारा का सारा जो पिछले 24 दिन से एजेंडा बीजेपी के और उनके मंत्रियों द्वारा फैलाया जा रहा था कि भारत की कूटनीति काम करगी, भारत में कोई समस्या ना, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में आके खुद बोल दिया कि ये जो विकट परिस्थिति है, ये आने वाले जो पिछला कोरोना काल था ये उससे भी गंभीर हो सकती है। ये बात अगर जो ये पहले कहते, और कल प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि विपक्ष का साथ चाहिए। विपक्ष तो कोरोना टाइम पे भी साथ खड़ा था, उस टाइम पे भी विपक्ष ने क्या कहा कि जो गलतियां जो कमियां हैं उनके बारे में विपक्ष बताएगा तो सही ना, और सरकार सुनती नहीं, उल्टा ये क्या टाल देती है कि विपक्ष राजनीति करता है। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात पे। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद माना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पे हमारे कई सारे जहाज, उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया, मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको, लगभग 37 के करीब जहाज जिनके ऊपर भारतीय ध्वज लगा हुआ है, या भारत के बाउंडेड जो जहाज हैं जिनमें मैक्सिमम जहाजों में एलपीजी और आपकी एलएनजी और आपका क्रूड ऑयल, ये मेन चीजों के जहाज वहां फंसे पड़े हैं। ये नहीं कि उनके ऊपर कोई खतरा है, खतरा नहीं है। ईरान के साथ हमारे, चाहे इनकी सरकार ने जैसा मर्जी बर्ताव कराओ, ईरान आज फिर भी लिहाज मानता है, हमारे जहाज सेफ है और उसके अंदर लगभग 1100 करीब नाविक है। वो एक बड़ा गंभीर विषय है। पिछले 25 दिन से वो वहां पर समुद्र के अंदर हमारे नाविक बैठे हैं, उनका खतरा जीवन का नहीं है। करोड़ जी, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, जी खत्म कर रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। क्या पता कौन सा जहाज, कौन सी मिसाइल कब आके भारत के किसी जहाज पे गिर जाए, उसको कौन भुगतेगा? उस टाइम पे क्या जवाब दोगे आप? ये क्यों भुगतना पड़ रहा है हमारे को? ये सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि हमारी जो ठीक है गगन करोड़ जी, आप सवाल पूछिए, आप सरकार से सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, आप राज्य सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन जो एक पिच बनाई जा रही है ना पूरे भारत में, तमाम राज्यों में, कि सिर्फ जो परेशानी की स्थिति है वो सिर्फ भारत में है, परेशानी तो वही है ना विपक्ष की। सबसे बड़ी परेशानी तो विपक्ष के लिए यहीं पर आ जाती है कि आप साथ होने का दिखावा करते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप पूछिए सरकार से सवाल, आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो एक नैरेटिव आप बनाते हैं ना कि सिर्फ परेशानी भारत में है, दिक्कत यहां हो जाती है। गगन जी, अब आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि 11 सालों से, एक मिनट रुक जाइए गगन जी, एक मिनट रुक जाइए। आपने आंकड़े रखे, आपने अभी नहीं गगन करोड़ जी, अभी नहीं सिर्फ भारत के ऊपर समस्या है। सारे कह रहे वैश्विक संकट है, हर एक बयान में कहा जा रहा है, संसद में कहा जा रहा है वैश्विक संकट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की कूटनीति, विदेश नीति की। चलिए ठीक है, भारत की कूटनीति क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, हम वो बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछ लेंगे, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे ही मैं एक सवाल लूंगी, उसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अभी सभी प्रवक्ताओं को सुन लें सुभाष जी, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा कि क्या पक्ष इस वक्त बीजेपी का है, राज्य सरकार का क्या पक्ष है। सत्येंद्र जी, क्या वाकई हरियाणा में एलपीजी की जो एक किल्लत है, या फिर जो एक हम तस्वीरें देख रहे हैं कि गैस गोदामों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, क्या वो वाकई इस वजह से है कि मिडिल ईस्ट में ये जो टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं वो है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह कालाबाजारी है, ब्लैक मार्केटिंग, अवैध तौर पे जो स्टॉकिंग की जा रही है वो है? सर्वप्रथम तो नमस्कार पूर्वा जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। आपने जो सवाल किया वो बहुत वाजिब सवाल किया है आपने। ये जो परिस्थिति जो बनी है,
देखिए 7 तारीख तक सब सामान्य था। इसके 2-3 कहीं ना कहीं बिंदु हैं, 2-3 दृष्टिकोण हैं जिनको हमें समझना होगा पूर्वा जी। 7 मार्च से जो स्थिति बनी है इसमें निसंदेह कहीं ना कहीं जो और ये कोई स्थिति अभी की नहीं है, लंबे समय ये स्थिति चलने वाली है। पर बिल्कुल गैस की सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सर्वप्रथम जो डोमेस्टिक गैस है उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। जो घरेलू गैस जो है उसकी उपलब्धता में किसी भी तरीके से पहले दिन से कोई कमी नहीं है। जो लाइनें जो लंबी नजर आ रही हैं आपको, जो एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जैसे ही कुछ बयान आने शुरू हुए, कुछ सरकार की तरफ से, कुछ विपक्ष की तरफ से, जिसमें लोगों को एक अंदेशा हुआ, एक डर हुआ, एक भय व्याप्त हुआ उनके मन में कि कहीं एलपीजी की शॉर्टेज ना हो जाए। चाहे वो पहले जैसे गैस आप आज लेते थे कल बुक करवा सकते थे, उसको आपने 15 दिन किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, उसके बाद उसको 18 दिन किया, फिर 21 दिन किया, फिर 25 दिन किया। और एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई कि साल में एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मई, उसमें जब हम कर दिया गांव में, एक मिनट गगन जी एक मिनट। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बता रहा हूं मैं, आप उनको जवाब देने दीजिए। 1 अप्रैल 25 से जैसे 31 मार्च 26 तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी को एलपीजी के मामले में भी 12 सिलेंडर सब्सिडाइज उसको सरकार और कंपनियां हर कस्टमर को मुहैया करवाती है। परंतु जिस कस्टमर ने 12 सिलेंडर ले लिए और उसको जब 13वें की आवश्यकता है तो उसकी जो बुकिंग नहीं हो पा रही, उससे भी कहीं ना कहीं भय व्याप्त हुआ। जो आपने कहा ग्रामीण जो एजेंसियां हैं, जो ग्रामीण एजेंसियों में 45 दिन, देखिए मैं अपूर्वा जी ने बताया कि राजनीतिक बयान देने के लिए यहां पर नहीं हूं, मैं केवल और केवल यथास्थिति जो है 45 दिन। देखिए मैं गांव की जो स्थिति है, क्योंकि गांव में अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल होता है, गांव में किसी ना किसी रूप में अल्टरनेट, शहर में वो उसको 25 दिन इसलिए रखा गया है कि शहर में 25 दिन का अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है, गांव में अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर दूसरा, गांव के अंदर कहीं ना कहीं एलपीजी की ऑल ओवर इंडिया के जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, पीछे लंबी स्टडी हुई है कई साल की, जिसमें गांव में एलपीजी की खपत अभी भी शहरी उपभोक्ता के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें कम है। तो मैं ये आपका ये 45 दिन का मैंने आपका जवाब दिया। अब जो अपूर्वा जी ने जो सवाल किया, स्थिति एलपीजी कमर्शियल की जो कमी है उसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं पैनिक हो गया कि आज दूसरा कहीं ना कहीं कमर्शियल एलपीजी, जिसको कोई रेहड़ी वाला है जो चाय की रेहड़ी लगाता है, या छोटा कोई व्यवसायी है, या होटल वाला है, जब उनको ये लगा कि उनके लिए गैस उपलब्ध नहीं है, तब उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने घरेलू सिलेंडर थे उनकी भी बुकिंग करनी शुरू करी। देखिए मैं आपको सर्वप्रथम हरियाणा के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो शुरू में जो बुकिंग प्रति एजेंसी पे लगभग 700 सिलेंडर प्रतिदिन बुक हो रहे थे। अपूर्वा जी ये फिगर जो मैं दे रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण फिगर है। आज वो बुकिंग जो है वो कम से कम लगभग 40 से 45% कम हो गए, ऑन एन एवरेज 400 की बुकिंग आ रही है। तो ये जो पैनिक बुकिंग थी ये कम हो रही है। गैस की उपलब्धता है, आज के दिन तो है, परंतु आने वाले समय में उसकी उपलब्धता कैसी रहेगी, कुछ इस तरह की चर्चाएं भी आ रही हैं कि 14 किलो में। मैं ये मानता हूं, देखिए विपक्ष अपना काम कर रहा है, परंतु सरकार इस तरह के बयान कहीं सरकार से आ रहे हैं, मंत्रालय से आ रहे हैं, या कंपनियों से आ रहे हैं। जैसे अभी एक नया बयान जो चल रहा है भी 14.2 किलो का जो सिलेंडर होता है, जो घरेलू सिलेंडर होता है, उसमें कंपनियां कहते हैं कि हम आगे 10 किलो गैस भरकर भेजेंगे। तो इस तरह के जो बयान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक उपभोक्ता के मन में भय व्याप्त करने वाला काम करते हैं। इनकी वजह से अफरा तफरी बढ़ती है, इनकी वजह से कालाबाजारी बढ़ती है। तो मैं तो क्योंकि आपके चैनल पे बार-बार ये सरकार भी है, सभी है, तो मैं तो अपील करूंगा इस तरह के जो बयान है उनसे अगर सरकार और कंपनियां बचे तो बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल सत्येंद्र जी, हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो एक सप्लाई चेन है राज्यों के लिए वो बहुत मजबूत किया गया है। हम हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो खुद राजेश नागर ने कहा है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो अवैध तौर पर स्टॉकिंग कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और एक ये ह्यूमन नेचर होता है, जैसा कि अभी सत्येंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा दिया है कि जो एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी, लोगों को ये लगने लगा कि अगर ये स्थिति और ज्यादा वर्स्ट हुई तो हमें गैस नहीं मिलेगा, लोग लाइनों में लग गए, लोगों ने भी, जो आम जनता है उन्होंने भी अवैध तौर पर स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो सिचुएशन फिर वर्स्ट होगी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर सरकार की कोई नाकामी है या फिर सरकार की कोई कमी है। गगन जी, मैं फिर बार बार ये चीज कह रही हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में ना सरकार के साथ खड़ा हुआ जाता है, साथ हम खड़े हैं ये दिखाया नहीं जाता है कि हम साथ में खड़े हैं, लेकिन उसके हम पीठ पीछे कांग्रेस की तरफ से ही सर, आप कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो पोस्ट कर दी गई थी 2011 की, क्यों डिलीट करना पड़ गया? वो भ्रामकताएं जो चीजें थी वो कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही थी। अपूर्वा जी, सुभाष जी, अब रुक तो जाइए, अभी रुक जाइए गगन जी, अभी रुक जाइए। सुभाष जी से मेरा सवाल है। आप मेरा जिक्र कर रहे हो ना, नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए गगन जी। नहीं नहीं गगन जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मैं बहुत माफी चाहूंगी आपसे। अभी सुभाष जी से मेरा सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी अभी। आपने मेरे पर डायरेक्ट कोट किया ना, इसलिए मेरा कोट किया है मैंने। आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगी तो आप अपना जवाब दीजिएगा। सुभाष सप्रा जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में कहा है कि भारत की जो ऊर्जा स्थिति है वो मजबूत है, स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। राज्य में भी हम हरियाणा की भी अगर बात कर ले तो लगातार जो जमाखोरी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है, उसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई हो रही है और खुद सरकार कह रही है कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम बार बार देख रहे हैं, गैस गोदामों के बाहर की जो तस्वीरें हैं, ये आखिर क्यों निकल के सामने आ रही हैं? सभी को नमस्कार। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो गंभीर है और सरकार पहले से अलर्ट है। इसलिए उन्होंने सभी राज्यों को पहले से निर्देश दे दिए। संकट आने का इंतजार नहीं, उससे मतलब हमने पहले से तैयारी की है। अब देखिए, ये वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम है, बात मतलब इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जहाँ पे बिल्कुल अप्रत्याशित ऊर्जा संकट से सारी दुनिया जूझ रही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकट की तुलना कोरोना काल से की है। अब कोरोना टाइम में आप देखिए क्या हुआ। कोरोना टाइम वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम थी, मतलब 130 साल बाद बताते हैं ये बीमारी आई इस तरह से। जब जनता कर्फ्यू लगा, लोगों ने उसी टाइम भाप लिया। यहाँ पे मतलब लोगों ने दाल, छोले, आटा, चावल, मतलब ये चीजें भी उन्होंने स्टोर करनी शुरू कर दी। और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं, जहां मतलब किस तरह से स्टोर किए उन्होंने, जिसको मतलब वास्तव में जरूरत थी उस बेचारे को काम नहीं आ पाए और जब उन्होंने अपने घर पे स्टोर कर लिए, चाहे वो फालतू पड़े रहे, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। अब ये भी जब शुरू में जब ये प्रॉब्लम आई, आज देखो 3 सप्ताह से ज्यादा होगा ये मिडिल ईस्ट वाली जो प्रॉब्लम है, और ये पता नहीं, गॉड ब्लेस, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी मतलब ये सोल्व हो जाए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। और हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बड़ी सूझबूझ और संयम का परिचय दिया है। ये देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी मतलब कोई बड़ी छोटी चुनौती नहीं है। अब पहले तो देखो, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम थी अपर्याप्त मात्रा में, उसमें हम आत्म निर्भर हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये अब साथ ही साथ आपने बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से अभी बताया आपने, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां और विशेषकर कांग्रेस किस तरह से ये राजनीति का खेल खेल रही है, इसमें भी राजनीति कर, जबकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। अब अभी आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है। अब एक 2011 का पोस्टर जिसमें लाइनें लगी हुई थी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो लाइनें जो गैस सिलेंडर की जो लाइन लगी हुई है, उस पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब ये देखिए आप, मतलब इस तरह से पैनिक जो पोजीशन है। अब ये कांग्रेसी जो है, संसद चल रही थी अब थोड़े दिन पहले, वहां पे बाहर सिलेंडर लेके खड़ी है इनकी जो महिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय। ठीक है, सुभाष जी का वीडियो फ्री सिलेंडर अभी हमारे ऐसे ठीक है बता रहे हैं जो 700 सिलेंडर जो डेली बुकिंग हो रही थी, अब वो 40% कम हो गई है। और आप देखो वर्ल्ड मतलब हमारे इंडिया में 88 लाख से घटकर पर आ गई है बुकिंग। अब ये पहले इन्होंने पैनिक जो एकदम अफवाह फैलाई, तो लोगों ने स्टोर करने शुरू कर दिए, लाइनों में लगे, पता नहीं क्या होगा। अब साथ ही साथ अब कमर्शियल सिलेंडर भी मतलब शुरू हो गए हैं, देखिए वो भी 50% शुरू कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ और हमारा जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो भी बता रहा है यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी तरह से डिलीवरी में। परंतु ये जो पैनिक जो अफवाह जो फैली है, जो लोग पैनिक हो गए हैं, उन्होंने लाइनें लगानी शुरू कर दी। अब जहां तक अभी हमारे साथी भी बता रहे थे, ये मतलब अब ये कल पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी, वहां की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने अभी वो जो 14 किलोग्राम के जो सिलेंडर है उसके 10 किलोग्राम करने की कोई योजना नहीं है। तो ये अफवाहों से बचें।
इसी तरह से पेट्रोल वाली जो प्रॉब्लम अहमदाबाद में जी चर्चा हो गई, वहां पे जी पेट्रोल ही खत्म हो गया पेट्रोल पंप पे। तो ये वहां का जो बाजार है ना, इन्होंने पोजीशन ज्यादा खराब कर रखी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारी जो सरकार है, पहले से उन्होंने तैयारी की हुई है और बिल्कुल जो जमाखोरी है, जो काला बाजारी है, उसमें जीरो टॉलरेंस जो है ना टॉलरेंस है। अब इसी तरह से अब हरियाणा में देखिए, आप 8 FIR किए हैं और 885 सिलेंडर भी जब्त हुए हैं। मतलब सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और ये जो जनता का जो हक छीनने वाले हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जगह सिर्फ जेलों में है। आम जनता को घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे गैस की कमी नहीं है, लोग हो ठीक है, बिल्कुल सुभाष जी, गैस की कमी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर भी जो स्थिति हम देख रहे हैं, पे बिल्कुल नजर रखे हुए हमारे जो ACS हैं, उन्होंने भी मीटिंग बुलाई मंगलवार को। आज मीटिंग बुला रखी थी जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम सभी के जो अधिकारी उनकी मीटिंग बुला रखी है। भाई किसी भी तरह की यहाँ पे स्थिति मतलब प्रॉब्लम ना आए। अब विपक्ष तो अपना काम करेगा, राजनीति करेगा, वो तो हर जगह मौका ढूंढते हैं। अब ये देखिए ना, अब 2 जहाज, अब मैं ये छोटी सी बात जरूर सुनना, हार्मोज से 2 जहाज वहां से आ रहे थे यहाँ पे इंडिया में, और इनके जो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, उन्होंने कहा जी ये जहाज तो अमेरिका में जा रहे हैं, USA में जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब पेट्रोलियम मंत्रालय का जब बयान आया और जब अखबारों ने छापा तो उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया। मतलब इस तरह की ठीक है सुभाष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इतने बड़े संकट पे ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल ये कांग्रेस को इस विपदा में साथ देना चाहिए। अब कोरोना टाइम में भी इन्होंने अपनी राजनीति ऐसे की। भारत ने वैक्सीन बनाया और ये देखो आप इन्होंने कैसे वैक्सीन से मतलब ये तो ये मोदी वैक्सीन ठीक है सुभाष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल मैं यहाँ पर विजय दुबे जी से लेना चाहूंगी। विजय दुबे जी, अभी हम उस पोस्ट का भी जिक्र कर रहे थे जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। अभी सुभाष जी ने भी कहा कि पवन खेड़ा साहब की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया, फोटो दिखा देता हूं। जी, वो ट्वीट किया गया, वो ट्वीट वापस ले लिया गया। ये ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों बार बार खुद को डाल रही है? प्लस दूसरी चीज, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने बहुत सारी ऐसी आपदाएं, ऐसी विपदाएं देखी। तब की स्थिति में और आज की स्थिति में भारत को आप कितना मजबूत मान रहे हैं? तब की स्थिति में जो कांग्रेस के दौरान जो भारत था, उसके अपेक्षाकृत अब के भारत में आप कितनी मजबूती देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये कि भाई ट्वीट जो भी किए गए और वापस लिए गए, तो भाई ये कांग्रेस को निश्चित तौर पे सोच समझ के करना चाहिए। पवन खेड़ा जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के कोई नए प्रवक्ता नहीं है, वो सब चीजों को बेहतर ढंग से समझते हैं। और जो है निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए एक खराब स्थिति है कि आप कोई बात कहें और बात से आपको वापस पीछे हटना पड़े। तो निश्चित तौर पे आज खासतौर पे जो समस्या देश के सामने है, खासतौर पे उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जो है निश्चित तौर पे कल तो सर्वदलीय बैठक भी सरकार ने बुला रखी है और जैसे कि कोरोना पीरियड में भी सारे दलों ने एक साथ सरकार का साथ दिया था। ये स्थिति भी कुल मिलाकर के वैसी ही है, क्योंकि अगर हमारे पास में पेट्रोलियम और LPG रिजर्व या सप्लाईज में कोई प्रभावित होती चीजें, तो ये सारे देश के सामने संकट होगा। ये कांग्रेस के सामने भी होगा और सरकार के सामने भी होगा और लोगों के सामने भी होगा। तो ये एक बहुत आवश्यक है। सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेसी है, सवाल आप जरूर पूछिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का वही एक पॉजिटिव साइन है। तो लेकिन अभी जो बात आप कह रही हैं, कंपैरेटिवली बेटर वी आर इन ए बेटर पोजीशन, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई आज स्थिति उतनी गंभीर नहीं है कि आपको जो है अफवाहों का दौर नहीं आना चाहिए और पैनिक नहीं क्रिएट होनी चाहिए। हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व है, सरकार ऑलरेडी अपनी बातें रख रही है। प्रधानमंत्री जी ने दोनों शब्दों में अपनी बातें कही हैं और निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव नोट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी ये बात कही है कि भाई अगर भारत चाहे तो हमारी मदद कर सकता है और हम इस युद्ध से निकल सकते हैं। तो भारत के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि अमेरिका भी हमारा फ्रेंडली है और ईरान भी हमारे साथ पुराने संबंधों से जुड़ा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव नोट पे हम लोगों को देखा जा रहा है, भारत के देखा जा रहा है और इसका समाधान निश्चित तौर पे होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है जी, बशर्ते कि नेगोशिएशन टेबल पर जो है कूटनीतिक वार्ताएं सफल हो। हमारे पास में रिजर्व है। तो मैं ये स्थिति जो आप पूछ रही सवाल खासतौर पे कि पहले और आज में, तो पहले और आज का कंपैरिजन करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आज की स्थिति हमारी बेहतर है। हम इस प्रकार की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। खासतौर पे मांग घटी है, जैसा कि अभी पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो
सत्येंद्र सिंह जी उन्होंने भी निर्भरता बात भी स्पष्ट हमारी कर कम दी हुई है विजय दुबे जी। मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारी जो निर्भरता है सिर्फ एक कंट्री को लेकर, वो भी हमारी बहुत कम हुई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते थे जब पीएम नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका जाते थे या अन्य छोटे छोटे देशों की यात्रा पर जाते थे। बड़े बड़े सारे सवाल उठते थे कि अरे वो तो घूमने जा रहे हैं, निकल जाते हैं कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कैलिफोर्निया से व्यापार हो रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ नहीं व्यापार हो देखिए, रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने दरवाजे बहुत सारे देशों के लिए खोले हैं, उनके साथ हमने उनकी मदद की है और हमसे भी हमने जो चीजें हम उनसे ले सकते थे उनको लेने का हमने कॉन्टेक्ट लिए ठीक हैं। है, बिल्कुल तो ठीक है। नहीं नहीं, इसमें आप कोई आज बात आ रही हूँ गगन जी, मेरे को ऐसे बिठा रखा है यहाँ पर। अरे गगन जी आ रही हूँ सर आपके पास। आप तो एकदम ही कहानी आप सुनाए जा रहे हो। अरे रुक जाइए गगन जी, सबसे सवाल होगा, सबके पास में जा रही हूँ, सबको मैं इक्वल समय दे रही हूँ। मनगढ़ंत कहानियां चलिए, अच्छा मनगढ़ंत कहानियां आपने कुछ आंकड़े रखे थे, कुछ आंकड़े मैं भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये पिछले 11 सालों में जब से, नहीं एक मिनट रुक जाइए गगन जी, एक मिनट सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए सर। सवाल उठा के भाग जाने वाली स्थिति मत रखिए। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तो ठीक है, आपने आंकड़े रखे हैं, आपने एक मिनट आपने आंकड़े रखे हैं, तो कुछ आंकड़े हमारे पास भी हैं। आपने कहा कि पिछले 11 सालों में जब से मोदी सरकार आई है देश में, तब से इतनी आपदाएं, इतनी विपदाएं आ रही हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास भी हैं, कुछ आंकड़े हमारे पास भी। एक मिनट रुक जाइए, आपने क्या बोला पिछले 11 सालों से इतनी आपदाएं, इतनी विपदाएं क्यों देश में आ रही हैं? आप अपनी बात ना गलत बात। आपने क्या बोला गगन खरोट जी, आपने क्या बोला था कि पिछले 11 सालों से ही इतनी आपदाएं, इतनी विपदाएं भारत में क्यों आ रही हैं? 11 सालों से ही, इसमें और जो मैंने कहा बड़ा भारी फर्क है। आप मैनिपुलेट कर रहे हो, निकालो, सुनवाओ यार सारा। क्या बोला था आपने, क्या बोला था आपने? रिपीट करिए, क्या बोला था आपने? मैंने ये कहा था पूर्वा जी कि जो पिछले जब से 11 साल से मोदी सरकार आई है, जो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक जितनी भी आपदाएं आई हैं, इसमें विपक्ष के ऊपर ठीक गगन खरोट जी क्या बोल रहे हैं, पहले खुद सुन लीजिए। प्राकृतिक आपदा पर किसी सरकार का कंट्रोल कैसे हो सकता है? प्राकृतिक आपदा पर किसी सरकार का कंट्रोल कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस के दौरान प्राकृतिक आपदाएं भारत में नहीं आई हैं? सुनो, आप इस डिबेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। आप अपने सवाल को सुनिए, आप अपने सवाल को सुनिए। गगन खरोट जी, आप अपने सवाल को सुनिए। आपने क्या कहा? प्राकृतिक आपदा पे किस सरकार का कंट्रोल है सर? कांग्रेस के दौरान में क्या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई? सारे बर्तन कांग्रेस के दौरान प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई? कांग्रेस के दौरान इस तरह की विपदाएं नहीं आई? कांग्रेस के दौरान क्या मुंबई टेरर अटैक नहीं हुआ? कांग्रेस के दौरान क्या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ? ये सब तो कांग्रेस के दौरान हुआ ना सर। ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ था कांग्रेस के दौरान? मेरा जवाब नहीं सुनोगे। मैं कह रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने ये कहा, आपने जिस तरीके मेरी बात पूर्ण सुनो, जिस तरीके से आपने बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि जब से मोदी सरकार वो लेके आई है। मैंने कहा जब से सरकार आई है कई तरीके की विपदाएं आई हैं। तो मैंने ये कब कहा कि ये विपदाएं लेके आए हैं? कैसी बात कर रहा, मैंने कहा ही नहीं है। आप निकालो रिकॉर्डिंग। देखिए गगन जी वही स्थिति है। अभी वही स्थिति विजय जी ने भी अभी वही स्थिति कही कि कांग्रेस ऐसे बयान देती ही क्यों है कि जब वापस अपने बयान से पलट जाना हो। पिछली बार से भी आप लोगों ने यही चीजें करी, पिछले 2 बार में आपने यही चीजें करी। गलत फोटो पोस्ट किया, गलत फोटो आप लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट किया। पवन खेड़ा जी ने गलत इंफॉर्मेशन डाली, जैसे इंफॉर्मेशन क्लियर हुई उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों ऐसी स्थिति में कांग्रेस खुद को बार बार डाल रही है, और वो भी तब जब भारत ऐसी विपदा की स्थिति में है? क्यों ऐसी स्थिति में बार बार कांग्रेस खुद को डाल रही है? संसद में आप बात ही नहीं कर रहे। बाहर इनकी महिला जो है, महिलाएं बात करो ना। मेरा आप बोले जा रहे मेरा जवाब तो लेना। एक पैनिक सिचुएशन, जैसा कि अभी सत्येंद्र जी ने भी कहा। एक मिनट गगन जी एक मिनट रुक जाइए। पूरे देश में एक पैनिक बुकिंग वाली जो सिचुएशन है वो इस वक्त देश के हर राज्य में है, देश के हर राज्य में है। अरे एक मिनट गगन जी, एक मिनट रुक जाइए सर, जवाब सुन लीजिए। जवाब, अरे एक मिनट करते आपने सारा टाइम। सवाल पूछा तो मैंने आपसे कि ये पैनिक सिचुएशन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्यों इस तरह की भ्रामक पोस्ट आप लोग कर रहे हैं? अब आप मेरे को सुन लो, या तो अपने आप जवाब दीजिए क्यों इस तरह की गलत पोस्ट कर रहे हैं? ये बताइए कांग्रेस। एक मिनट रुक जाइए सुभाष जी, एक मिनट रुक जाइए सुभाष जी रुक जाइए एक मिनट। गगन जी को जवाब देने दीजिए। गगन जी जवाब दीजिए। सरकार के साथ हैं और साथ होने में बड़ा फर्क होता है। बढ़िया से हर चीज का जवाब देता, लेकिन आपने आधा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा बोलने का। मेरे को बोलने देना है, क्या बात का जवाब दूंगा मैं। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। पहले तो मैं, जो हमारे सत्येंद्र सिंह जी हैं, एसोसिएशन के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी, उनका मैं पहले तो साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक बात को तो माना जो आप भी मानने को तैयार नहीं हो,
कि ये पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं सरकार के जो बयान दिए गए हैं लड़ाई शुरू होने के 2 दिन बाद से, क्यों टाइम लिमिट रखी? जब आप परसों तक कह रहे थे, कल प्रधानमंत्री से, एक मिनट सपड़ा जी बीच में नहीं बोला मैं, सपड़ा जी बीच में नहीं बोला, आप मेरे से बड़े हो, एक मिनट सुभाष जी, 1 मिनट रुक जाइए। पहले एंकर नहीं बोलने दे रही, तब आप नहीं बोलने दे रही। ठीक है सुभाष जी, प्लीज नहीं, गगन जी आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। गलत, ये अब झूठ मत बोलना, कुछ भी आप झूठ अरे मत भैया, बोलना। झूठ की दुकान आपकी है, हमारा काम नहीं है झूठ की बोलने का। दुकान और क्या है ये? अब बताओ, सरकार तो टाइम टू टाइम पेट्रोल आप जा रहे हो, अभी रुक जाइए वक्त की बर्बादी ना करें प्लीज प्लीज। ठीक है सुभाष जी, 1 मिनट रुक जाइए, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है सुभाष जी रुक जाइए, गगन जी अपनी बात कंप्लीट सुभाष जी प्लीज सर रुक जाइए, सुभाष जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अरे रुक जाइए सुभाष जी, सुभाष जी रुक जाइए। आप बोल लो, हमारी हाँ ठीक है, वो अरे आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए गगन जी। नहीं बोलने को सुभाष जी, सुभाष जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तो प्लीज रुक जाइए। ऐसे नहीं चल पाएगा सर, मुझे और भी मेहमानों से सवाल लेना है, मुझे और भी मेहमानों से सवाल लेना है सर, प्लीज रुक जाइए। बोलिए। आपके इतनी तकड़ी दिक्कत है क्योंकि आप अपनी बुराई बोलिए गगन जी, अभी बोलिए, वो शांत है, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। अरे गगन जी बोलिए, तभी तो बोलूंगा ना। आज बोलिए। आपके एंकर चुप हो रही है ना, आप चुप हो रहे हो, बोलने दिया आपने एक बार भी? मैं कह रहा हूं, जो आज ये स्थिति बनी है, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई थी उसके दूसरे दिन रेट किसने बढ़ाए? पहली बात क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरे दिन किसने टाइम लिमिट रखी? ये जो पेनिट्रेशन है, ये लाइन लगाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कल तक भी आपके चैनल पे डिबेट थी, आप कल की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। उनके जो प्रवक्ता बैठे थे बीजेपी के, वो कह रहे कोई समस्या नहीं है। और मैंने कहा भैया, आप प्रधानमंत्री से भी बड़े हो क्या? प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं समस्या है, आप आज भी कह रहे हो आप अपने घर से सिलेंडर लाके दोगे क्या? प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं भैया, ये कोरोना काल से, अभी ये प्रवक्ता जी हमारे कह रहे थे, सपड़ा जी, कोरोना काल की देश को याद ना कराना, आपने क्या करा ऑक्सीजन की बात, मैं उस चीज पे मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहता। आज ये जो हालात बने हैं, एक फिर आप बीच में शुरू हो गए, बीच में अपूर्वा जी को या तो म्यूट करा दो, बोलिए ना। अपूर्वा जी को म्यूट करा दो। कितनी अपूर्वा जी आप बैठे हो, ठीक है सुभाष जी, गगन जी अभी रुक जाइए। अब मुझे सत्येंद्र जी से सवाल लेना है। अब आप दोनों आपस में आप दोनों कुछ बातें करते रहेंगे, मैं बाकी मेहमानों को समय ना दूं, मैं बाकी मेहमानों को समय ना दूं। मुझे सत्येंद्र जी से भी सवाल लेना है सर, प्लीज रुक जाइए। अब रुक जाइए गगन जी, सुभाष जी, इस तरह से नहीं चलेगा, मुझे सत्येंद्र जी से सवाल लेना है। आप मेरे को कह रहे हो, उनको क्यों नहीं रोक रहे? वो बीच में बोले जा रहे हैं। ठीक है बोलिए गगन जी, 1 मिनट है आपके पास, विदिन 1 मिनट आप अपनी बात रखिए। गगन जी विदिन 1 मिनट आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सीधे सत्येंद्र जी के पास आऊंगी। बात रखिए उनको, आप एक बार भी आप उनको रोक रहे हो, बीच में बोले जा रहे हैं बार-बार। अरे मैंने उनको चुप कराया सर, अब आप बोलिए तो। अरे बोल तो रहा हूं, बोलने देगा तभी तो कोई बोलूंगा मैं। कभी आप शुरू, कभी वो शुरू। मैं कह रहा हूं ये कुछ बोलने का नहीं है, ये तो फिर शुरू हो गए। नहीं सुभाष जी प्लीज रुक जाइए। सुभाष जी, ये गगन जी बोलिए। मैं तो पहली बार डिबेट देख रहा हूं आपके चैनल पे इस तरीके की, पहली बार लाइफ में, पहली बार। मैं कह रहा हूं भैया फिर शुरू हो गए, ये लोग फिर शुरू हो गए। सुभाष जी सर प्लीज रुक जाइए। मैडम ऐसा है, सुभाष जी, आप इन्हीं से बुलवा लो। सुभाष जी दौड़ भी जाते हैं, उठ के भी चले जाते हैं, मैंने ये भी देखा। सुभाष जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? इस तरह से नहीं चलेगा ना सर, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे। सुभाष जी, अब आप उनको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप वक्त की बर्बादी करवा रहे हैं। नहीं सुभाष जी प्लीज, मेरे लिए मेरे सभी मेहमान बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज रुक जाइए सुभाष जी। आप पे प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं, ठीक है, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री सारे झूठ बोलते हैं। परसों से पहले आप सारी बीजेपी जोर लगाने पे खड़ी हुई थी, कहाँ गई आपकी कूटनीति? अरे कहाँ गई आपकी कूटनीति? परसों से, कल से पहले पूरी बीजेपी ने, सारे मंत्रियों ने जोर लगा रखा था, हमारी कूटनीति काम आ गई। कल प्रधानमंत्री ने संसद में माना कि हमारे बहुत सारे नाविक और हमारे बहुत सारे जहाज हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। वो क्यों फंसे हैं, किसके कारण फंसे हैं, किसकी कूटनीति खराब हुई है? बात सुनने को तैयार ही नहीं है, अपना राग लापे जा रहे हैं। ये वन साइडेड कैसेट कितने दिन चला लोगे ऐसे? बिकाऊ नहीं है जनता, ना देश बिकाऊ है। आप सोचो कि सारी जिंदगी ऐसे चलता रहेगा, ये गलतफहमी है आपकी। देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि कोरोना के टाइम पे आपने क्या करा था और आज आप देश के साथ क्या करने जा रहे हो। चलिए ठीक है, रुक जाइए गगन जी, रुक जाइए। सत्येंद्र जी से मुझे सवाल लेना है, प्लीज अब रुक जाइए सर। नहीं अब रुक जाइए, सारा समय मैं सिर्फ आप दोनों को नहीं दे पाऊंगी, सारा समय से मैं सिर्फ आप दोनों को नहीं दे पाऊंगी, मुझे सत्येंद्र जी से भी जवाब लेना है। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। जो मिडिल ईस्ट वाली स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, राज्य सरकार तो लगातार ये कह रही है ना कि हम कालाबाजारी पर रोक लगा रहे हैं और कई जगह कार्रवाई भी हुई। हमने देखा है कि अवैध तौर पर जो स्टॉकिंग है वो लोग करके बैठे हुए हैं।
फिर इस तरह से कैसे डील किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर किस तरह से इन चीजों को टैकल किया जा रहा है? और एक गैप आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में किसी तरह का कोई गैप नजर आ रहा है? देखिए पूर्वा जी, सर्वप्रथम तो मैं गगन जी से और सुभाष जी से एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि ये समस्या बहुत गंभीर है और इसको थोड़ा सा आप भी अगर क्योंकि आप पक्ष और विपक्ष, देखिए स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों की जरूरत होती है। सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष अपनी बात ना रखकर लोगों की अगर बातों को रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सशक्त विपक्ष बन पाएंगे। तो गगन जी से भी मेरा निवेदन है कि नहीं, आप हाथ में जोड़ो, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तो जनता के लिए बोल रहे हैं, हमारी कोई नहीं, पर्सनल दूसरी बात नहीं है। देखिए अब जो ठीक है, अभी रुक जाइए, उपभोक्ता रुक है, जाइए, प्लीज, उपभोक्ता प्लीज, के प्लीज। और हाँ। सरकार के और पेट्रोलियम मंत्रालय के और कंपनियों के माध्यम में डिस्ट्रीब्यूटर एक कड़ी का काम कर रहा है। आज डिस्ट्रीब्यूटर की स्थिति जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की स्थिति है कि वो एक चक्की होती है जो 2 पार्ट में पीसती है। डिस्ट्रीब्यूटर आज 5 पार्ट की चक्की में पिसा हुआ है। एक तरफ भारत सरकार है, फिर मिनिस्ट्री है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर कंज्यूमर है। देखिए गैस की उपलब्धता एक विषय है, आपने ठीक कहा। थोड़ा सा मैं सुभाष जी को भी कहूंगा। सुभाष जी देखिए कुछ बातों में गगन जी ने भी ठीक कहा कि जो पैनिक है ना, पैनिक इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो रेट बढ़ा दिए सरकार ने और मंत्रालय ने, दूसरा सरकार ने जो अगले दिन गैस बुक होने की जो सुविधा थी उसको 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन और 25 दिन पे ले गई। तो उससे लोगों के मन में एक भय हुआ। अभी भी जैसे मैंने कहा, मैं आपसे निवेदन करूंगा सुभाष जी, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप अपने ऊपर एक बात पहुंचाइए कि इस तरह की जो बातें होती है, जैसे अब ये बात आ रही है कि 10 किलो का 14 किलो के सिलेंडर में हम 10 किलो गैस देंगे, इससे कहीं ना कहीं एक परेशानी ज्यादा बढ़ रही है उपभोक्ता के लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी। दूसरी जो चीज है मुख्य है, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक अभी जो बड़ी समस्या जो आ रही है, जो आने वाले समय में एक विकराल समस्या बनेगी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से। मैं क्योंकि गैस एजेंसी और खुद भी गैस एजेंसी चलाता हूं, सरकार ने 15 तारीख को एक ओटीपी का नियम बना दिया कि भाई आप जब उपभोक्ता को गैस देंगे तब वो ओटीपी जब उपभोक्ता देगा तभी वो गैस डिलीवरी हो पाएगी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेतों में चले गए हैं, हरियाणा में खास करके सरसों और गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, किसान उसमें गया हुआ है, वो गैस बुक कर रहे हैं, परंतु ओटीपी जो है वो नहीं मिल पा रहा। गैस की डिलीवरी जो है, जी बहुत माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि देखिए वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो देखिए लगातार केंद्र सरकार भी इस ओर अपनी नीतियों को और मजबूत कर रही है, राज्य सरकारों तक भी जो एक पावरफुल इम्पैक्ट है वो इसका नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जनता को अपने विवेक से सोचना है कि वो फेक नैरेटिव वालों के साथ है या फिर जो इस वक्त देश को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए जंग लड़ रहे हैं उनके साथ है। फेक नैरेटिव इस वक्त विपक्ष की तरफ से लगातार फैलाया जा रहा है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सवाल पूछ भी रही है विपक्ष, लेकिन विपक्ष का बार बार यह कहना कि हम सरकार के साथ हैं और वाकई सरकार के साथ में होना दो अलग बातें हैं। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।